हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का सीबीएसई का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ। 2025 से 26 के सेशन के बच्चों का ये सैंपल पेपर है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको खंड का इतिहास के प्रश्न और खंड खा भूगोल के प्रश्न और खंड ग राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न करा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको खंड ग अर्थशास्त्र के क्वेश्चन कराऊंगा और इसी के साथ फिर क्या हो जाएगा, हमारा ये सैंपल पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम खंड ग अर्थशास्त्र के क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है खंड ग अर्थशास्त्र में 29वां कि अल्प रोजगार तब पैदा होता है जब अपेक्षित से अधिक लोग एक कार्य में लगाए जाते हैं। मतलब कि एक काम में जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों को काम में लगाया जाता है, तो तब अपेक्षित अल्प रोजगार पैदा होता है। देश के बीच लोगों की खुशहाली की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करने की सीमाओं के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनिए। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये आर्थिक खुशहाली का बुनियादी अनुमान तो देता है, परंतु आय की असमानता को छुपा भी देता है। इसका सही आंसर ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ये दर्शाता है कि तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक दोनों क्षेत्रों को सहारा देता है? तो कौन सा उदाहरण है? खंड ग खा एक फैक्ट्री जूते बनाती है तथा इसके लिए चमड़े जैसे कच्चे माल का उपयोग करती है तथा जूते के वितरण के लिए परिवहन और परचून की दुकानों पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या है? खा है। इसके अलावा 32 क्वेश्चन है कि भारत में नोट जारी जो है वो कौन करते हैं? आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प नामक एक व्यक्ति है और ये समझने का प्रयास करता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जरूरत से दोहरे संयोग की आवश्यकता किस प्रकार व्यापार और विनिमय को सीमित करती है। आपके विचार से व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तर्क का प्रयोग करेगा? इसका पहला है कि इससे व्यापार अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वही चाहिए जो दूसरा व्यक्ति चाहता है, जिससे संभावित व्यापार साझेदार की संख्या सीमित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 34 कि वैश्वीकरण के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं का उनके परिणाम से सही मिलान कीजिए। तो फर्स्ट में आपका दिया हुआ विदेशी निवेश में वृद्धि, ठीक है। आप विदेश, इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये किसके कारण होती है? वैश्विक बाजार का विस्तार तथा टेक्नोलॉजी तक पहुँच कर। नेक्स्ट है संस्कृति आदान प्रदान करना, इसकी मैचिंग फर्स्ट से ही होगी, ठीक है। सेकंड में है संस्कृति आदान प्रदान और जागरूकता, ठीक है। इसकी जो मैचिंग है बच्चों वो आपकी थर्ड से होगी, यानी कि सांस्कृतिक आचरण विचार और मूल्यों का विस्तार। इसका थर्ड है आपका प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान एवं जागरूकता। इसकी मैचिंग किससे होगी? पारंपरिक रोजगार का नष्ट होना। बहुराष्ट्रीय निगमों की वृद्धि, इसकी फोर्थ ही हो जाएगी। वैश्विक बाजार में बड़ी कंपनी प्रमुख भागीदार होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मैचिंग का? घ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35वां कि समाज और व्यक्ति की समग्र कल्याण में योगदान देने में जन सेवाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल और जल स्वास्थ्य सुलभ और गुणवत्तापूर्वक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एक उत्पादक और स्वस्थ जनसंख्या को बनाए रखने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। इनसे मृत्यु दर में कमी, कार्यबल का कल्याण सुनिश्चित होता है तथा लोग देश की अर्थव्यवस्था में अच्छे ढंग से योगदान दे सकते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल में कमी के कारण बीमारियों का बोझ भी क्या होता है? बढ़ता है। जीवन प्रत्याशा कम होती है, जो जीवन जीने की चाह को बच्चों हम क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा बोलते हैं, जो कम होती है। और आर्थिक अकुशलता प्रकट होती है। शिक्षा और कौशल विकास सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की सभी नागरिकों को बिना किसी सामाजिक आर्थिक भेदभाव के समान शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता है।
सुशिक्षित जनसंख्या से साक्षरता दर में वृद्धि, कौशल विकास तथा नवाचार को बल मिलता है, जिससे आर्थिक उन्नति, असमानता को घटाकर सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके बाद सफाई और शुद्ध जल। हैजा और दस्त जैसी जो बीमारी को रोकने तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सफाई और शुद्ध पेयजल तक पहुंच काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य की देखभाल पर होने वाला खर्च तथा उत्पादकता बढ़ाने में विशेषता ग्रामीण और अल्प विकसित क्षेत्रों को सहायता प्राप्त होती है। ढांचागत विकास। सार्वजनिक संरचना के ढांचे जैसे सड़कें, परिवहन, ऊर्जा, बाजारों, व्यापार, उद्योगों की कार्य प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और ये कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, अर्थात जो गतिविधि को बढ़ावा मिलता है और आवश्यक वस्तुओं सेवाओं तक आसान पहुंच से व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में भी कहता है सुधार होता है। तो आप इसमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 की औपचारिक क्षेत्र में ऋणों तक पहुंच को विस्तार देना महत्वपूर्ण है, तथापि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विकास के ऋण सभी के लिए सुलभ हो। इस कथन की पुष्टि करें। इसका आंसर देखते हैं कि अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की ऊंची कीमत का अर्थ है कि ऋण लेने वाले की कमाई का बड़ा विकास ऋण चुकाने पर खर्च हो जाता है, बड़ा हिस्सा। अतः ऋण लेने वाले के पास अपने लिए कम आय बचती है, सेविंग कम होती है। जैसे आपने चैप्टर में सोनपुर में श्यामलाल के बारे में देखा था। कुछ विशेष मामलों में ऋण लेने की उच्च ब्याज दर से ऋण लेने वालों की अपनी आय से अधिक राशि ऋण चुकाने पर खर्च करनी पड़ती है। इससे ऋण बढ़ने की समस्या पैदा हो जाती है। इसके साथ ही जो लोग उद्यम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की ऊंची कीमत के कारण अपना उद्यम शुरू नहीं कर पाते हैं। इन कारणों से बैंकों एवं सहकारी समितियों को अधिक ऋण देना चाहिए। इससे आय में वृद्धि होगी और अनेक लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ती दर पर ऋण ले सकेंगे। वे खेती, व्यापार तथा लघु उद्योग स्थापित कर पाएंगे। वे नए उद्योग तथा वस्तुओं का व्यापार कर पाएंगे। सस्ता और किफ़ायती ऋण देश के विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की वैश्वीकरण के विकास में योगदान देने वाले 3 महत्वपूर्ण कारकों का उजागर कीजिए। 3 कारक आपको बताने हैं। तो फर्स्ट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, देश के बीच लोगों का आवागमन, विदेशी व्यापार और विदेशी नीति में उदारीकरण। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। इस बार अगला क्वेश्चन है 38, इसका क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका ये। कोई शोधार्थी 2 व्यक्ति माँ और ना से उनके कार्य के अंतर के बारे में जानने के लिए बात करता है। बातचीत के आधार पर शोधार्थी निष्कर्ष निकालता है कि माँ एक संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जबकि व्यक्ति ना एक असंगठित रूप से कार्य करने वाले कार्यस्थल का कर्मचारी है। दोनों क्षेत्रों के बीच उन प्रारंभिक अंतरों को उजागर कीजिए। इन दोनों में अंतर बताना है जिनके आधार पर शोधार्थी को ये निष्कर्ष निकालने में सहायता प्राप्त हो। तो सबसे पहले व्यक्ति माँ की कार्य स्थिति में निम्नलिखित विशेषता होगी। ठीक है, संगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार होता है। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार की निश्चित शर्तों के साथ सुनिश्चित नियमित काम मिलता है। सरकार विनियमन, उद्यम सरकार के साथ पंजीकरण होते हैं और कानूनी नियम और विनियमन जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इनका पालन करते हैं। रोजगार की सुरक्षा, श्रमिकों को निश्चित कार्य घंटों लाभों के साथ नौकरी की सुरक्षा भी मिलती है। ओवर टाइम भुगतान, यदि श्रमिक निश्चित घंटों से अधिक काम करता है तो उन्हें ओवर टाइम मिलता है, उसका भुगतान किया जाता है। कर्मचारी को लाभ भी मिलता है। श्रमिकों को सवेतन छुट्टी, छुट्टियां, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, चिकित्सा लाभ, ये सब फायदे मिलते हैं। सुरक्षित कार्य स्थिति, नियोक्ताओं को सुरक्षित कार्य स्थिति भी दी जाती है। सेवानिवृत्त लाभ, अगर कोई मतलब रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्ति बोलते हैं जिसे, उसके बाद उसे पेंशन भी मिलती है। औपचारिक प्रक्रिया, ये 6 रोजगार के लिए औपचारिक प्रक्रिया और प्रक्रिया का पालन करता है। दूसरा है व्यक्ति ना यानी कि असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं। इसमें अनियमित रोजगार होता है। नौकरी कम वेतन वाली और अक्सर अनियमित होती है।
जिनमें निरंतर काम की कोई गारंटी नहीं होती। सरकारी विनियमन का कमी होती है। ये क्षेत्र काफ़ी हद तक सरकारी नियंत्रण से बाहर संचालित होता है, जिससे बहुत कम या कानूनी सुरक्षा नहीं है। कोई लाभ नहीं मिलता इसमें। श्रमिकों को सवेतन छुट्टी, ओवर टाइम, वेतन, चिकित्सा लाभ जैसे कुछ भी लाभ नहीं मिलता। नौकरी क्या है, ये सेफ नहीं होती, असुरक्षित होती है, रोजगार सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे श्रमिकों को बिना किसी नोटिस के कारण उनको निकाला भी जा सकता है। मौसमी कार्य, रोजगार अक्सर मौसम पर निर्भर करता है और श्रमिकों को ऑफ पीक अवधि के दौरान काम से निकाला भी जा सकता है। अनौपचारिक नौकरियां, कई श्रमिक स्वनियोजित हैं जो स्ट्रीट वेडिंग या मरम्मत कार्य जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। नियोक्ता पर निर्भरता, रोजगार की स्थिति नियोक्ता की सेना को जरूरतों से प्रभावित होती है और कोई कानूनी सुरक्षा भी इनको नहीं मिलती है। काम करने की स्थिति या लाभों से संबंधित नियमों या विनियमन का बहुत कम प्रवर्तन होता है। ठीक है। इसके बाद आपके इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में निजीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। इसको आपको लिख के बताना है। ठीक है। तो निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव है कि कौशल और उत्पादन में वृद्धि होती है, सेवा को उन्नत गुणवत्ता बढ़ती है, सरकार पर बोझ घटता है और इसके अलावा कोई भी आवाज ने लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लोक कल्याण का बहिष्कार लाभ ही एकमात्र उद्देश्य है। रोजगार की सुरक्षा की कमी है, ये इसके नकारात्मक प्रभाव है। अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है वो बढ़ता जाता है। बुनियादी सुविधाओं को अनुपलब्धता के कारण सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है। तो कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये से आपके 38 क्वेश्चन। इसके बाद ये मैप के क्वेश्चन है जिसमें आपको लोकेशन बतानी थी, ए और बी और कुछ वो बनना था, वो मैंने आपको सेक्शन खंड का और खंड गा में आपको बता दिया है। तो आई हो आपको जो आज क्वेश्चन कराए गए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।